अध्याय 2 देख रहे हैं। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, इस पे चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि बड़ी विचित्र बात है कि इंडो और चाइना, ये जो इंडो चाइना जगह है, वहां ना तो इंडिया का कोई रोल है, चाइना का थोड़ा बहुत है, लेकिन चाइना भी नहीं है वहां पे। इंडो चाइना में कहीं भी इंडिया और चाइना है नहीं। ये नाम बड़ा विचित्र है, क्योंकि आप जानेंगे कि इंडो चाइना किस रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। अब जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय देखिए राष्ट्रवादी आंदोलन क्या था या राष्ट्रवाद क्या था। जैसे आज राष्ट्रवाद मतलब अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश को सबसे अच्छा मानना, उच्च मानना, अपनी देश के ऊपर गर्व करना, उसकी हर चीज पे गर्व करना, कल्चर पे गर्व करना, ये सब राष्ट्रवाद है। अब जो पहले राष्ट्रवाद था, जैसे हमने यूरोप में भी राष्ट्रवाद किस तरीके से बढ़ा और कैसे जो अलग अलग स्टेट्स बने या नेशन स्टेट्स बने, जैसे जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये सब जो बने। अब बाकी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यूरोप के बारे में काफी हमारी चर्चा हुई। तो इंडो चाइना है क्या, इसको बताने से पहले हम वियतनाम के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये जो इंडो चाइना है, वो 3 इलाकों का को मिला के कहते हैं, लेकिन हम बात करेंगे वियतनाम। अब वियतनाम को 1945 में आजादी तो मिल गई थी, लेकिन गणराज्य, देखिए आजादी मिलना अलग होता है। जैसे हमें भी आजादी मिली, लेकिन हम लोग भी रिपब्लिक बने। आजादी मिलना यानी कि हमारे ऊपर किसी ने राज किया, वो हमको उसने आजाद कर दिया। लेकिन हमारा देश गणराज्य बने, यानी कि डेमोक्रेसी बने, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हम हो या एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो गणराज्य बनने में वियतनाम को 30 साल लग गए। यानी कि अगर आप यहां से 1945 में माने, तो 1975 में जाके एक गणराज्य बने। तो ये इलाका हम देखने वाले हैं। यहाँ पर भी वो कॉलोनियलिज्म हम देखेंगे, यानी कि एक देश, यूरोपियन देश आया, उसने कॉलोनी बनाई इनको। लेकिन जो राष्ट्रवाद का उदय है, वो यूरोप की तरह नहीं है, कुछ अलग तरीके से है। यानी कि पहली चीज तो ये हो गई कि इनके ऊपर किसका, अभी आप शुरुआत में हम देखेंगे, फ्रांस का राज था, फ्रेंच राज्य था, ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी। तो उपनिवेशवाद के कारण क्या रहा, इनके जो राष्ट्र भक्ति या राष्ट्रवाद या राष्ट्र चीजों की भावनाएं जो जागी, पहली चीज तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा उपनिवेशवाद का। और उसके बाद जो संघर्ष हुए इस उपनिवेशवाद यानी कॉलोनी, फ्रांस के या फ्रेंच का जो राज था, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश राज था, जैसे इनके ऊपर फ्रेंच का जो राज था, उसके खिलाफ जो संघर्ष हुए, उससे जो चीजें बनी, उससे जो भावनाएं पैदा हुई, वो उसकी बात करेंगे। वो यहां पर राष्ट्रवाद का उदय उस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले अलग अलग तरीके थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात क्यों कर रहे हैं इसकी, वियतनाम क्यों जा रहे हैं हम। वो इसका कारण ये है क्योंकि हमारे देश में और यूरोप में जिस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना हुई, या एक तरीके से उपनिवेशवाद, हमारे ऊपर ब्रिटिश थे, उनके ऊपर फ्रेंच थे, और हम लोगों ने जिस तरीके से उनके खिलाफ बगावत की या रिवोल्ट किया, क्रांति की, वैसे ही उन्होंने किया, लेकिन उनके तरीके अलग अलग थे। अब आपको जानना जरूरी है कि आपके बहुत करीब, अगर यहाँ पर देखें तो ये 4-5 घंटे का रास्ता है, अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो 4-5 घंटे की दूरी पर क्या हुआ था उस समय और आज क्या सिचुएशन है, हालात हाजरा क्या है, ये जानना जरूरी है। तो आज का जो इंडो चाइना का नक्शा है उस समय का, और आज का जो है लाओस, आज का कंबोडिया और आज का वियतनाम, ये जो जगह है, जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया की राजधानी आप देख रहे हैं नॉम पेन, वियतनाम हो गया ये, इसके भी बारे में बहुत बात करेंगे, हो चिन मिन सिटी यहाँ पर है। तो ये 3 इलाके देख लीजिए। यहाँ पर एक जगह आएगी सियाम, SIAM, सियाम। उसको पहले जैसे आज जिसको हम थाईलैंड कहते हैं, वो सियाम इलाका था। तो ये जो 3 इलाके हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों को मिला के हम कहते हैं इंडो चाइना। अब आपको समझ में आया, इंडो चाइना में ना इंडिया है ना चाइना है, लेकिन ये तीनों है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, और ये बहुत करीब के देश है। और सब जो है किसी न किसी तरीके से चाइनीज राज्य या चाइना के करीब, या उसका आपको इस चाइना के छींटे इन पे मिलते हैं।
तो चीन के साये से आजादी, जैसे मैंने कहा चीन का साया इन पे था। इंडो चाइना 3 देशों को मिलकर बना था या मिलकर बना है। जो अगर आपको इंडो चाइना कोई भी कहे तो आप जान जाएंगे कि ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो पूरा इलाका है, इसका जो समाज है, इसका जो मतलब इस पे जो साम्राज्य था, या एक तरीके से कहे इन पे जो छींटे थे, इन पे जो इफेक्ट था, वो शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का था। आज जिसे उत्तरी और मध्य वियतनाम कहा जाता है, और पहले वहां पर ये देखिए कि जहां जहां पर स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई थी, वहां पर भी जो शासक थे वो चीनी व्यवस्था, केवल चीनी व्यवस्था को, बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए हुए थे। मैं बताना चाहता हूं कि वो इलाका चीन के कल्चर को भी अपनाया हुआ था। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी चीनी चीजें, चीना कल्चर आपको यहाँ पर मिलता है। चीन मतलब चाइना की बात हो रही है। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट रूट पे था ये सिल्क रूट। जो सिल्क का आदान प्रदान होता था उसको सिल्क रूट कहते हैं। वो रास्ता समुद्री रास्ता था। पहले हवाई जहाज तो नहीं हुआ करते थे, तो ये रूट था एक। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यापार होता था। और ऐसी जगह पर भी ये वियतनाम उस जगह से जुड़ा हुआ है जहां पर गैर वियतनामी समुदाय, यानी कि जो वियतनाम नहीं है, वियतनामी लोग नहीं है, जैसे खमेर और कंबोडियाई, जैसे मैंने दिखाया आपको 3 समूह दिखाए इंडो चाइना में, 3 अलग अलग जगह, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो कंबोडिया वियतनाम नहीं है, तो लेकिन ये कंबोडियाइयों से भी जुड़े हुए थे। और जो कि आप चित्रण में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर जुड़ाव तो है ही, बॉर्डर तो आपको दिख ही रहा है, और ये जुड़ाव भी है ही है कहीं ना कहीं इनका। ये उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए या उस बात को पुख्ता करने के लिए ये फाइको बंदरगाह है। वैसे तो इसको पोर्चुगीज ने बनाया था, लेकिन उसके बाद ये काफी फेमस हुआ। लोग यहाँ पर देखिए, ये जो इनका वेशभूषा भी है वियतनामी दिख रहा है। अब काफी आदान प्रदान या आयात निर्यात इस बंदरगाह में होता था। अब बात शुरू की जाए औपनिवेशिक वर्चस्व की और उसका जो प्रतिरोध हुआ। कहने का मतलब, जो वियतनाम था उसके ऊपर फ्रांसीसी आए। कौन आए? फ्रांसीसी। तो वियतनाम पे जब फ्रांसीसी कब्जा हुआ तो काफी चीजें बदली, हर जगह टकराव होने लगा। और खास तौर पे सैनिक, जब फ्रांसीसियों का नियंत्रण हो गया तो सैनिक और आर्थिक मामलों में काफी चीजें दिखाई देती है कि जो वियतनाम की असली संस्कृति थी, असली जो उनका कल्चर था, वो किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई। फ्रांसीसी या फ्रेंच चीजों का एहसास कराने वाली हर चीज जो भी आ रही थी, उसके खिलाफ वियतनामी समाज का जो हर तबका है, छोटा बड़ा मध्य, उसने इस पे जम के इसका विरोध किया। और फिर इसी तरीके से राष्ट्रवाद ऐसे जन्मा। यहाँ पर राष्ट्रवाद इस तरीके से खड़ा हुआ, लोगों के अंदर देश के लिए भावना इस तरीके से प्रगाढ़ हुई। एक चित्र दिखाना चाहूंगा, ये वैसे तो बाद में डिस्कस करना चाहिए, लेकिन शुरुआत में ही बता देता हूं कि ये नग्युयेन एक्चुअली ये इसको बोलते हैं यूएन ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है। तो हिंदी में इसको लिखा है नग्युयेन। नग्युयेन ये एक राजवंश था, उसके खिलाफ चढ़ाई का नेतृत्व करने वाले जो फ्रांसीसी अफसर है, फ्रांसिस गार्निये, इनको जो दरबारी सिपाही है वो उन्होंने मौत के घाट उतारा, वो उसका चित्रण है। यही है कि लोगों ने किस तरीके से विरोध किया फ्रेंच का, फ्रांसीसी का। अब शुरुआत कैसे हुई? चलो शुरुआत से शुरू किया जाए। फ्रांसीसी सेना पहली बार 1858 में वियतनाम आई, धरती पर इसने कदम रखा, और उसके बाद मजबूत कब्जा जमा लिया। 80 का दशक जब तक आया, और उसके बाद फ्रांस और चाइना का युद्ध हुआ। उसके बाद तो टोंकिन और अनाम, ये देखिए जो है ना, ये जो हो रहा है, ये टोंकिन यहीं पर उसी का चित्रण है। ये टोंकिन की राजधानी हनोई पर हमला तो किया, लेकिन मतलब फ्रांस ने, लेकिन वो युद्ध में बेचारा खुद मारा गया। ये फ्रांस का जो भी एडमिरल है या फिर जो भी आर्मी का सिपा सलार है। अब इंडो चाइना पहले बनना कैसे आया? फ्रांस और चीन का जब युद्ध हुआ, उसके बाद
फ्रांस ने टोंकिन और अनाम, ये भी जगह है, इन पर कब्जा कर लिया। और 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना, इसका इसी यहीं से इंडो चाइना बना, नाम देखिए कहां से आया, फ्रेंच इंडो चाइना ये बना। उसके बाद जो फ्रांसीसी शासक है धीरे 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 अपना कब्जा जमाते गए, और ये बहुत समय लगा वियतनामियों को समझने में कि वो धीरे धीरे अपने गांव गंवा रहे हैं। और जब तक सोच विचार हुआ, जद्दोजहद हुई, जब तक उनके दिमाग में आया ये सब हो रहा है, उसके बाद जो राष्ट्रवादी प्रतिरोध है, यानी कि नेशनलिज्म को लेके, अंदर देश के प्रति मोहब्बत को लेके जो फ्रांसीसी के खिलाफ एक उनका प्रतिरोध विकसित हुआ अंदर। फ्रांसीसियों ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि होता यह है ना कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो कॉलोनी जिन्होंने बनाई उन्होंने हमेशा चीजों को खराब किया है। जैसे हिंदुस्तान में रेलवे नेटवर्क किसने डाला? रेलवे नेटवर्क अंग्रेजों ने डाला, तो उन्होंने अच्छा काम किया। अंग्रेजों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। तो हिस्ट्री में हमको ये भी देखना चाहिए कि फ्रांस ने या फ्रेंच ने किस तरीके से अच्छे काम किए। बुरे काम तो है ही, उसको उस तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन अच्छे कामों को भी हमें देखना चाहिए, उसके बारे में भी हिस्ट्री में के रूप से देखना चाहिए कि वो जो करके गए वो उसने किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया। तो ये फ्रांसीसी अन्वेषण बल है, और सर्वे कहिए कि सर्वे वाला एक बल है, जो ये मकोंग नदी है, इसका बड़ा अच्छा चित्रण है। तो बड़े जबरदस्त इन्होंने चीजें बनाई इसमें, कहाँ नदी होके जाती है, यहाँ कहाँ से निकली है, कौन कौन से भूभाग से होके निकलती है ये। इससे उन्होंने व्यापार यानी कि जो ट्रेड है और परिवहन, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता या असंख्य बहुत सारे नक्शे बनाए इन्होंने, तस्वीरें बनाई, ताकि इन जो रूट्स हैं या पानी का जो बहाव है या रूट्स है, इसके तौर पर उसको यूज करके वो पानी में ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके। ये फ्रांसीसियों ने किया था। तो एक साहब है न्गुयेन नैन, ये जो नेत्रहीन शायर न्गुयेन दिन च्यू, थोड़े से नाम इनके थोड़े से टिपिकल है, इसलिए हो सकता है कुछ माजरत हो जाए मुझसे। तो एक नेत्रहीन शायर थे दिन च्यू, तो इन्होंने ये दुर्दशा देखी और उस पर कहा, दुर्दशा मतलब जो फ्रांस ने किया। और क्योंकि देखिए अगर कोई आएगा, आप उसके खिलाफ तो बात करेंगे ही करेंगे, आपके घर में घुस के वो अगर अपना राज कायम करना चाहे तो आप तो इसके खिलाफ बोलेंगे। तो ये खिलाफत की बात कही इन्होंने कि मैं चिर अंधकार में जीने को तैयार हूं, गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं। देखिए ये नेत्रहीन थे, तो गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं, मुझे कोई आदमजाद यानी कि आदमी, मुझे कोई आदमी ना दिखे कोई बात नहीं, किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं, मैं कुछ देखूं कोई बात नहीं, मैं कुछ ना देखूं कोई बात नहीं, वतन को टूटते बिखरते छिन्न भिन्न होते मैं नहीं देख सकता। ये चीज उन्होंने कही। एक शब्द आएगा संरचनागत। ये जो संरचनागत होता है, देखिए जब आप क्या करते हैं, आपके सामने सब्जी बन के आ गई, लेकिन आप ये अगर सब्जी की संरचना देखें तो उसके पीछे प्याज काटी गई होगी, उसके पीछे टमाटर काटा गया होगा, उसके पीछे मिर्ची काटी गई होगी। तो जो चीजें काटी ना, तभी सब्जी बन के आई आपके सामने ना, सब्जी भी काटी गई होगी। तो होता क्या है कि जब देश को बनाया जाता है तो उसमें जो रोड बनाए गए, हाईवे बनाए गए, पुल बनाए गए, और जो अलग अलग रेलवे नेटवर्क हो गया, हवाई नेटवर्क हो गया, ये सब चीजें जो बनाई जाती है ना, इसको हम कहते हैं बेसमेंट। यानी कि ये चीज जो होती है संरचना, फ्रेमवर्क, ये तैयार करती है, और इससे देश बड़ा या बुरा या अच्छा नापा जाता है लोगों की नजर में कि भाई इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इन सब से नापा जाता है। ठीक, तो संरचनागत जो चीजें चेंज हुई है उसको मैं बताऊंगा आपको। एक ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, जैसे सड़क परियोजनाएं हो गया, रेल नेटवर्क हो गया, बिजली घर हो गया, ये परियोजनाएं होती हैं। तो अब फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों थी? अब कोई भी ये सवाल को मैं इस सवाल में ये फ्रांसीसी मिटा देता हूँ। आप ये कहें यूरोप के देशों को उपनिवेशों की क्यों जरूरत थी, तो सब दोनों का उत्तर एक ही आएगा। जितने भी यूरोपीय लोग थे, पहली चीज तो ये है कि उनको रिसोर्सेज चाहिए थे, क्योंकि यूरोप तो रिसोर्सेज लिमिटेड है वहां पे। यूरोप तो कम, जितना बड़ा हमारे देश का एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब ऐसे छोटे छोटे इलाके, उतना बड़ा तो वहां देश है यूरोप में। तो यूरोप को पहले तो उसको रिसोर्स चाहिए,
यानी कि उसको खनिज चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, उसके लोग भी बसाने हैं, बहुत सारी चीज उसको, मतलब भूभाग चाहिए, कंट्रोल चाहिए, वो सब चीज तो करनी करनी थी। और दूसरा ये था कि हर यूरोपियन, हर उस इलाके वालों को लगता था कि हम काफी विकसित हो चुके हैं, और ये जो वियतनाम हो गया, हिंदुस्तान हो गया, लाओस हो गया, ये सब जो छोटे छोटे अफ्रीका वगैरह के जो देश है, जहां पर अभी तक लोग विकसित नहीं हुए हैं, उनको विकसित करना, उनको पढ़ाना, उनको सभ्य बनाना, ये किसका दायित्व है? यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है। तो ये दोनों चीजें, इसका ये दोनों चीजें इसका इस सवाल का उत्तर है कि इसीलिए यूरोपियों को उपनिवेशों की जरूरत थी। अब इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने जो मैकोंग डेल्टा है, जो मैंने अभी आपको जो चित्र दिखाया नदी का, वहां पर सबसे पहले उन्होंने नहरें बनाई। उसके बाद जो जल निकासी है, मतलब वाटर मैनेजमेंट, इसका शुरू किया। सिंचाई यानी इरिगेशन शुरू की वहां पर। नहरें हो गई, जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जलधाराएं बनाई, और इसके लिए लोगों को काम में लगाए, वियतनामी लोग ही काम पे लगेंगे। और इस व्यवस्था से जब पानी का बहुत बेहतरीन इंतजाम हो गया, इन्होंने कर दिया, मैंने कहा ना, लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई वियतनाम में। देखिए, वियतनाम जैसा देश अब चावल को निर्यात करने लगा, एक्सपोर्ट करने लगा। एग्जाम्पल देखिएगा, 1873 में 2,74,000 हेक्टेयर इसमें खेती होती थी। 27 साल के बाद 1900 में 11 लाख हेक्टेयर पे खेती हो रही थी, और 1930 में ये 22 लाख हेक्टेयर पे खेती होने लगी। यानी कि 2/3 जो चावल पैदा होता था वियतनाम में, अब वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाने लगा। अगर और मैं इसकी बात करूं, और थोड़ा सा गुणगान किया जाए वियतनाम के चावल प्रोडक्शन का, जिसमें फ्रांसीसियों का बहुत अच्छा हाथ था। 1931 तक वियतनाम दुनिया में चावल निर्यात करने वाला तीसरा, देखिए छोटा सा देश है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था, तीसरा 1931 तक। अब होता यह था कि भाई फ्रांसीसी हैं, वस्तुएं आएंगी जाएंगी, फौजी टुकड़ियां आएंगी जाएंगी, तो इसके लिए फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया, जो संरचनागत है, यानी बेसिकली वो जो चीज होती है, जो फ्रेमवर्क चेंज करना हुआ, आधारभूत चेंजेस करना शुरू किया। ऐसे परियोजना लगाई गई, ऐसे प्रोजेक्ट लगाए गए जिससे चीजें और सुदृढ़ हो, देश और सुदृढ़ हो। अब रेल नेटवर्क उन्होंने शुरू किया। अब इससे क्या हुआ कि दक्षिणी भाग, जो उत्तरी भाग है, और दक्षिणी भाग, ये दोनों चाइना से जुड़ गए, और ये जो रेल नेटवर्क है उसमें ये येनान प्रांत तक जाता था। 1910 में बनकर पूरा हुआ। बड़ी जबरदस्त लाइन बिछाई गई, और इससे जो कंबोडिया की राजधानी है नॉम पेन, उसके रास्ते होते हुए सियाम, जो थाईलैंड में बता रहा था आपको, सियाम, वहां तक जुड़ाव हो गया इनका। यानी कि आसपास के इलाकों में ट्रेन से जाना आना बड़ा सरल हो गया, या इसकी रेलवे लाइनें बिछ गई। इस पर काफी, क्योंकि अब फ्रांसीसी व्यवसायी थे, बड़े, इन लोग बड़े अपने काम के प्रति वफादार होते हैं, फ्रांसीसी लोग अपना काम अच्छे से करते हैं, तो इसके लिए और परियोजनाएं की जाए, इसके लिए उन्होंने दबाव डाला वहां के वियतनाम सरकार पे, या वियतनाम में जो भी उस समय राज कर रहा था। अब सवाल उठता है, क्या उपनिवेशों का विकास करना जरूरी है? बिल्कुल। इसका सोच ये है कि जो विकास, अगर उपनिवेश आपने बनाया है, तो वहां का अगर विकास आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप उपनिवेश क्यों बनाते हैं? फायदे के लिए उपनिवेश बनाते हैं, अपना जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए फ्रांस का हो रहा है, वो वहां पहुंचा है। जैसे हिंदुस्तान में क्या हुआ था, जब औद्योगिकीकरण हुआ इंग्लैंड में, तो वहां का सारा सामान जो है कहाँ खपता था? आगे हिंदुस्तान में। तो एक लेखक साहब हैं, बहुत प्रभावशाली लेखक थे ये, और नीति निर्माता पॉल बर्नार्ड ने ये कहा कि ये जो उपनिवेश है, जो कॉलोनीज बनाई है आपने, जैसे फ्रांस ने वियतनाम को बनाया, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी इकोनॉमी को संभालना, सुधारना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और वहां के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, तभी तो वो आपकी चीजें खरीदेंगे, तभी तो हमारे जो व्यवसायी है, यानी कि फ्रांसीसी व्यवसायी, या फिर जो ये हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो एक तरीके से बिजनेसमैन हैं, उनको फायदा होगा। अब बर्नार्ड ने बहुत सारी चीजें बताई कि देखिए, ये जो वियतनाम की आर्थिक प्रगति है ना,
इसको ये क्यों रुकी हुई है, अगर इसको ये आगे बढ़ाने के लिए वियतनाम को क्या क्या करना चाहिए। जैसे पहली चीज तो उन्होंने गिनाई बर्नार्ड साहब ने कि देखिए देश की आबादी बहुत है, खेती होते तो रही है लेकिन उत्पादन स्तर बहुत कम है, और किसान काफी सारे कर्जे में डूबे हुए हैं, काफी सारे कब्जे में डूबे हुए हैं। तो अगर जो ग्रामीण गरीबी कम करने और खेतीहर ये जो उत्पादन को बढ़ाना है, तो इनको आधारभूत चेंजेस करने पड़ेंगे, भूमि सुधार करना पड़ेगा। जैसे जापान में 1819 1890 1890 के दशक में किए गए थे, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती कि सबको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जापान में जो अनुभव था वो से क्लियर था कि जैसी औद्योगिकरण हुआ तो नए रोजगार पैदा हुए, अर्थव्यवस्था अच्छी हुई जापान की। तो एक शब्द आने वाला है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा मतलब यूनिलैटरल, एक ही तरफ से हो रहा है ये। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्यवस्था। तो वियतनाम के बागानों में इस तरह की मजदूरी व्यवस्था काफी प्रचलित थी, क्योंकि ये व्यवस्था में मजदूर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता था या अनुबंध में काम करता था, जिससे मजदूरों को कोई अधिकार तो मिलते नहीं थे, लेकिन मालिकों को जबरदस्त अधिकार मिलते थे। अगर मजदूर जो अनुबंध की शर्तें लिखी हैं, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखी हैं, उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो मालिक उसके खिलाफ एक तो मुकदमा दायर कर सकता है, उसे सजा दे सकता है, और यहां तक कि अगर वो मजदूर काम पूरा नहीं करता है तो उसे जेल में डाल सकता है। तो वियतनाम की बात करें तो जब फ्रांस वहां था, या औपनिवेशिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी, तो ये जो अर्थव्यवस्था थी वो दो चीजों पे आधारित थी मेन। एक तो चावल की खेती, जैसे हमने कहा चावल की खेती में ये तीसरे बन गए थे 1931 में, तीसरे निर्यातक थे, तीसरे लेवल पे। और रबड़ के बागानों की जो रबड़ का बागान है उस पे इनकी पूरी इकोनॉमी थी वियतनाम की। अब ये बात ये थी कि फ्रांस के जो लोग थे, जो अमीर थे, और वियतनाम के कुछ जो धनी लोग थे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था। तो ये क्या करते थे, रबड़ के बागान में जो वियतनामी मजदूरों से ये एक यही वाला जो शब्द आने वाला था, मैंने बताया था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था थी वहां पर। तो ये खुद अपना एक वन साइडेड एक अनुबंध कर लेते थे। तो बर्नार्ड की राय जो थी उसको तो माना नहीं फ्रांसीसियों ने। उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ज्यादा कुछ खास काम किया नहीं। जमींदारों का बोलबाला था वहां पर ग्रामीण इलाकों में, और जीवन स्तर इनका और बद से बदतर हो रहा था वियतनामी लोगों का। ये एक चित्र दिखाया गया है, इसमें एक फ्रांसीसी हथियार सौदागर है जो फ्रांस से हथियार लेता है और आगे बढ़ाता है। इस तरीके कई लोग वहां पर थे जो फ्रांसीसियों से वो भी करते थे, ट्रेड भी करते। जैसे हमने देखा इंडो चाइना, इसमें 3 देश हैं आज के, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो वियतनाम के बारे में बात कर रहे हैं। वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेश था, यानी कि वियतनाम एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। अब औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा क्या थी। बर्नार्ड साहब ने कहा था कि क्योंकि उपनिवेश है, उपनिवेश वालों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, ये अच्छे बनेंगे, तभी पढ़े लिखे होंगे, तभी हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे, तभी फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज या फिर फ्रेंच लोगों का फायदा होगा। तो अब पढ़ना लिखना था उनको, पढ़ाना लिखाना था वियतनामीज को। तो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद जो था उसमें शोषण तो था। देखिए हर जगह कॉलोनी जहां बनी वहां शोषण तो हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। मेन इनका जो एम था फ्रांसीसियों का, वो पहली चीज तो ये थी कि उनको जगह चाहिए थी, लैंड चाहिए था, रिसोर्सेस चाहिए थे और संसाधन चाहिए थे। दूसरा ये था कि क्योंकि फ्रांसीसी फ्रेंच है, यूरोप के हैं, तो वो सभ्य बनाना चाहते थे जहां जहां उन्होंने कॉलोनी बनाई। जैसे अल्जीरिया में उनकी कॉलोनी थी, यहाँ पर है। अब इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों का दावा था, वहां पर फ्रांसीसियों का दावा था कि जो आधुनिक सभ्यता है उससे परिचित इन लोगों को, या कहें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री को कौन परिचित कराएगा, यूरोपियंस कराएंगे। आधुनिक विचार यहाँ पर आने चाहिए, और इसका दायित्व किसके पास है, फ्रेंच लोगों के पास, यूरोपियंस के पास। तो ये करने के लिए जो वहां की संस्कृति, जैसे जो वियतनामीज की जो संस्कृति है, धर्म है, परंपरा है, जिसको वो बहुत सालों से निभा रहे थे, अगर वो भी नष्ट करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं लगती थी यूरोपियंस को।
वो वैसे ही इन सब चीज़ों को बुरा मानते थे, बेकार मानते थे। उसका कारण ये था कि वो ये सोचते थे कि जो आधुनिक विकास है, उसको आगे बढ़ने से या फिर इन लोगों को आगे बनाने में, आधुनिक बनाने में, ये जो संस्कृतियाँ, धर्म और परंपराएँ हैं, ये रोड़ा एक तरीके से रोड़ा है, एक तरीके से बाधक है। देसी जनता इसको सभ्य बनाना है तो उसके लिए शिक्षा देनी होगी। शिक्षा को काफ़ी अहम माना जाता था। लेकिन अब दुविधा थी इनके पास। दुविधा आप समझ रहे होंगे क्या है कि इनको क्या, किस भाषा में पढ़ाया जाए, फ्रांसीसी में पढ़ाया जाए या वियतनामीज में पढ़ाया जाए। और दूसरी चीज, एक तो ये चीज तो बात की हम बात करेंगे, पहली चीज तो ये थी कि इनको कितनी शिक्षा दी जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये तो इनके लेबर थे, इनके कामगार थे ना, जहां पर भी किसी ने कॉलोनी बनाई, यूरोपियंस ने कॉलोनी बनाई, उन्होंने उनको कामगार समझा, उनको लेबर समझा। तो अगर ये गुलाम है और इनको पढ़ाया लिखा दिया जाए तो बहुत सारी समस्या आ जाएगी। पहली चीज, जब ये समझदार हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो ये उन्हीं पे सवाल उठाएंगे, फ्रेंच लोगों पे सवाल उठाएंगे। और खास तौर पे जो कोलोन लोग थे, कोलोन मतलब वो थे जो फ्रांसीसी सिटीजन तो थे, फ्रांसीसी नागरिक तो थे, लेकिन वो वियतनाम में रहते थे, वहां पर काम धंधा करते थे, वहां पर शिक्षक थे, दुकानदार थे, पुलिस वाले थे। तो अगर फ्रांसीसियों ने अगर वियतनामीज को पढ़ा लिया, लिखा दिया, अच्छे लेवल पे ले आए, तो इन कोलोन की नौकरियों का क्या होगा? तो पूरी शिक्षा ना दी जाए वियतनामियों को, इस पक्ष में थे, या इस पूरी शिक्षा का बहुत सारे लोग विरोध करते थे फ्रांसीसी में। तो जो मैंने अभी बात बताई वो मैं यहाँ दोबारा बताऊंगा कि आधुनिक सोच जो थी, शिक्षा की भाषा क्या हो। अब ये समस्या बड़ी एक विचित्र थी। हर कॉलोनी में ये आया है कि वियतनाम में जो धनी थे, अभिजात तबके थे, यानी कि जो इलीट वर्ग थे, जिनके पास पैसा था, जिनके पास जो धनाढ्य थे, वो कहाँ से, वो चीनी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है। क्योंकि चाइना पास में है, चाइना के बड़ा एम्पररशिप रही, चाइना की बहुत सारी चीजें फैली। जैसे हम अपने घर में क्या क्या खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, हम अपने घर में फ्रेंच वो फ्राइड राइस खाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, या हमने उसको जज्ब कर लिया जो चाइनीज है। तो कई जो अच्छी संस्कृति की चीजें होती हैं वो फैलती हैं। तो पहली चीज ये थी कि भाई इनको तो पहले ये चाइनीज जो इनके पास चीजें हैं उससे हटाना पड़ेगा, वस्तुएं नहीं, जो संस्कृति थी उससे हटाना पड़ेगा। अब उसके लिए उन्होंने किया क्या? पहली चीज तो चीनी भाषा का इस्तेमाल, इसको हटाना जरूरी था, खासतौर पे जो खाता पीता तबका है। क्योंकि जब वो, अब ये देखिए कि जो खाता पीता तबका है वही पढ़ने लिखने के लिए जाएगा, ज्यादातर वही लोग जाते हैं। तो अब वो जो समस्या थी वो दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीनी भाषा को हटा तो दिया जाए, क्योंकि चीनी का इन लाओस में भी देखिए, कंबोडिया, अगर आप थाईलैंड भी जाएं, अगर आप इधर वियतनाम भी देखें, तो बहुत असर है, बर्मा तक में बहुत ज्यादा असर है चाइना की चीजों का, चाइना की संस्कृति का। तो अब चाइनीज भाषा को हटाया जाए तो क्या पढ़ाया जाए? ये फ्रांसीसी, अंग्रेजी की तो बात नहीं थी, फ्रांसीसी फ्रेंच पढ़ाएंगे या वियतनामी पढ़ाएंगे? अब इस सवाल पर दो लोगों के मत थे, मतलब लोगों के दो विचार थे। कुछ ये मानते थे, जो नीति निर्माता थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे, वो कहते थे कि देखो ऐसा है कि फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाओ। उनको ये लगता था कि इससे क्या होगा, अगर हमने फ्रांसीसी वियतनामी इसको सिखाई तो ये फ्रांस की जो संस्कृति है, सभ्यता है, आचार विचार, कल्चर, बिहेवियर, ये समझेंगे और एक तरीके से मजबूती से बंधेंगे उस चीज की। और अगर वो ये हमारी शिक्षा प्राप्त करेंगे, फ्रांसीसी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी तो हमारी इज्जत वो करेंगे, भावनाओं का, आदर्शों का सम्मान करेंगे। और जब फ्रांसीसी संस्कृति को, फ्रेंच सभ्यता को ये देखेंगे तो और करीब आएंगे और उससे कायल हो जाएंगे, और फ्रांसीसियों के लिए और ज्यादा मेहनत से, बहुत मोहब्बत से काम करेंगे। इस बात के कई लोग खिलाफ थे कि केवल फ्रांसीसी भाषा को ही बनाया जाए, क्योंकि कई नीति निर्माता ये कहते थे कि ऐसा करो आप लोग कि छोटी कक्षाओं में तो वियतनामीज इनको पढ़ाओ, बड़ी कक्षा में जाकर इनको फ्रांसीसी पढ़ाओ। तो क्योंकि थोड़े से लोग फ्रांसीसी सीख लेंगे और फ्रांस की संस्कृति को अपना लेंगे, अगर कोई ऐसा होता है तो फिर हम उनको नागरिकता भी दे देंगे, यानी कि उनको सिटीजनशिप दे देंगे।
लेकिन बात ये थी, जैसे हमने पहले भी इस पे चर्चा की, कि वियतनाम के जो धनी वर्ग थे बहुत कम थे, बहुत ज्यादा छोटा हिस्सा था वो, क्योंकि वियतनाम गरीब देश था। बहुत कम हिस्सा था जिसके पास पैसा था, वो स्कूल में दाखिला दाखिला लेते थे, और वो सफलतापूर्वक पढ़ाई न करने के बाद भी पास नहीं हो पाते थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि इनको आखिर में जाके फेल कर दिया जाता था। ये एक सोची समझी रणनीति थी कि जो आखिरी साल में आया उसको फेल कर दो। क्यों? क्योंकि अगर वो पास हो गया, अगर वो पास हो गया तो वो लायक हो जाएगा, एबल हो जाएगा, नौकरियां उसको, अब वो नौकरियों के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अगर नौकरियों के लिए क्वालिफाई करेगा और योग्य हो गया, तो फिर कॉलोनी वालों का क्या होगा, जो कॉलोनी जिन्होंने बनाई है? तो इसलिए उनको फेल कर दिया जाता था आखिर में जाके। तो अगर मैं इसकी एक संख्या में बताऊं, तो 1925 में 1.7 करोड़ 1.7 करोड़ लोगों में, बच्चों में केवल 400 से कम इतने लोगों को पास किया गया। तो ये भी एक एक चीज थी। अब फ्रांसीसी पढ़ाया जा रहा है किताबों में, तो फ्रांसीसी का गुणगान, औपनिवेशिक शासन को या जो कॉलोनियल राज्य था उसको बड़ा अच्छा माना जाता था, मतलब सही ठहराया जाता था। ये वियतनामियों को ये दिमाग में डाल दिया जाता था कि वो पिछड़े हैं, आदिम हैं, पुराने हैं, वो केवल शारीरिक श्रम कर सकते हैं, वो केवल लेबर का काम कर सकते हैं, दिमाग विमाग उनके पास उतना अच्छा है नहीं, बौद्धिक काम वो कर नहीं सकते, वो खेतों में काम कर सकते हैं, अपना शासन खुद तो चला ही नहीं सकते, और ये नकलची है, माहिर नकलची हो आप लोग, यानी कॉपी करते हो, आप में क्रिएटिविटी नहीं है, रचनाशीलता नहीं है। उनको ये भी बकायदा किताबों से समझाया जाता था कि ये जो शांति है आपके देश में, क्योंकि किसान डाकुओं से बड़े भय में थे, आपके यहाँ जो शांति है वो किसके कारण है? अमन चैन कौन दे रहा है? फ्रांसीसी। हमारा राज है, इसीलिए आपको आप सारे लोग शांति से रह पा रहे हैं, खासतौर पे जो किसान है। ये किताबों में पढ़ाया जाता था हमको। एक आधुनिक दिखने की चाह का एक यहाँ पर चित्रण है। इसमें एक साहब है जो वियतनाम से है, और बाकायदा यहाँ पर टेनिस का उनके पास रैकेट है, कपड़े भी उन्होंने उस तरीके से पहने हैं। तो ये बड़ा व्यंग्य चित्र है। इसमें पश्चिमी रंग ढंग में ढल गए जो वियतनामीज हैं, मतलब अपनी संस्कृति को छोड़ के पश्चिमी कपड़े पहन के टेनिस खेल रहे हैं, उसका चित्रण है। ये व्यंग है, यार व्यंग मतलब होता है हंसी मजाक, किसी का मजाक बनाना। तो आधुनिक आधुनिक दिखने की चाह आप देखिए कि पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए जो फ्रांसीसी है 1907 में टोंकिन फ्री स्कूल एक उन्होंने खोला। टोंकिन फ्री स्कूल, यहाँ पर विज्ञान, साफ सुथरापन यानी कि हाइजीन, स्वच्छता, और फ्रांसीसी भाषा, इसकी कक्षाएं थी। शाम को लगती थी, अलग से फीस भी लेते थे इनकी शाम को लगा के। अब आधुनिक का मायना क्या है? आधुनिक का मायना जो उनको सिखाया जाता था उसमें यह था कि केवल विज्ञान और ना पढ़ लें आप, या पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर ले, ये नहीं, आपको आधुनिक दिखना भी पड़ेगा। पश्चिमी शैलियों को अपनाइए। छोटे बच्चों को जो छोटे छोटे जो बाल है वो रखने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि वियतनामी आमतौर पे बड़े बाल रखते थे। और इस जो बाल कटाई श्लोक भी बना बाकायदा इसका, ये जो परिवर्तन हो रहा था या जो चीजें चेंज हो रही थी उसमें बाकायदा एक श्लोक बन गया कि बाएं हाथ में कंगा थामो, दाएं हाथ में कैंची, कच कच कपच कपच, खबरदार ख्याल रखो, वाहियात आदतें छोड़ दो, बच्चों जैसा क्यों करते हो, बच्चों जैसा क्यों करते हो, मुंह खोल कर बोलो बेधड़क पश्चिमी तौर तरीके सीख लो। या आधुनिक दिखने या दिखाने की चाह चली वहां पर। अब आई विरोध की बारी, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं हम तो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से विरोध हुआ, क्या चीजें चेंज हुई। तो स्कूलों में विरोध के जो स्वर थे, शिक्षकों और विद्यार्थी, ये जो किताबें बना दी थी या किताबों में चीजें एंटर करा दी थी फ्रांसीसियों ने, उसको इन्होंने आंख मूंद कर इनका पालन नहीं किया, इसका खुलकर कोई विरोध ही नहीं किया, खामोशी से। जैसे जैसे जो छोटी कक्षाएं थी उसमें वियतनामी शिक्षकों की जैसे संख्या बढ़ी, क्योंकि वियतनामी कौन सिखाएगा, छोटी कक्षाओं में वियतनामी पढ़ाई जाती थी। तो क्योंकि नियंत्रण सब तो नहीं रखा जा सकता, कौन क्या पढ़ा रहा है। बहुत सारे जो वियतनामी शिक्षक थे वो क्या करते थे कि वो किताबों में समझ तो लेते थे क्या लिखा है, उसको बदल देते थे। मतलब बच्चों को जब बताते थे तो बदल के बताते थे, यानी कि बदल के बताते थे, और बताते भी थे कि देखिए ये सब गलत लिखा हुआ है, ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो ऐसा ऐसा जो छोटी कक्षा के जो वियतनामी टीचर्स थे उन्होंने किया।
अब 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। इसका कारण क्या था? मतलब एक देखिए, हर चीज जो हुई ना उसके पीछे कोई ना कोई चिंगारी जरूर होगी। आग जो है बगैर चिंगारी के नहीं लगती। तो विवाद कुछ इस तरीके से था कि एक वियतनामी लड़की बैठी थी अगले सीट पर। उसको कहा गया कि देखिए आप उठिए और पीछे चले जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फ्रांसीसी लड़की को बिठाना है। वियतनामी लड़की ने कहा नहीं साहब, हम तो पीछे नहीं जाएंगे। अब स्कूल का प्रिंसिपल एक कॉलोन, यानी कि जो वहां पर फ्रांसीसी लोग जो वहां पर रहते थे, वहां पर काम करते थे वियतनाम में, वो कॉलोन था। उसने लड़की को निकाल दिया स्कूल से। और जब दूसरे जो विद्यार्थी थे उन्होंने कहा प्रिंसिपल से कि ये तो गलत है, विरोध किया, विवाद और बढ़ गया, जुलूस निकला। हालत जब हाथ से बाहर हो गए तो अब कॉलोन को क्या करना पड़ा? प्रिंसिपल ने उसको वापस लिया, लड़की को, वियतनामी लड़की को। लेकिन वापस तो रख लिया, एक ऐलान भी कर दिया उसने, मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल के रख दूंगा। वाह, तुम लोग मुझे वापस भिजवाना चाहते हो? अच्छी तरह गांठ बांध लो। जब तक एक भी वियतनामी कोचीन चाइना में बसने की जुर्रत करता रहेगा तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। अब ये सोचिए प्रिंसिपल ने क्या, मतलब वापस तो रख लिया, लेकिन उसकी सोच कैसी थी, या कॉलोनियल सोच कैसी थी। अब दूसरे इलाकों में भी छात्र छात्रा जो थे उन्होंने किया, तो विरोध तो चलता रहा कि भाई जो वियतनामी बच्चे हैं उनको जरा नौकरियां तो दो। सफेद पोस्ट जो, यानी जो व्हाइट कॉलर नौकरियां होती है, सरकारी नौकरियां होती है, उसमें योग्यता तो दो। ये अब इनमें देशभक्ति की भावना आने लगी। उनका विश्वास था कि देखो हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, हमें समाज के लिए काम करना चाहिए। अब इससे क्या हुआ कि उनका फ्रांसीसियों से तो टकराव हुआ, लेकिन जो जो वियतनामी लोग थे, जो अच्छे, मतलब जिसे कहते हैं धनाढ़ वर्ग, अभिजात्य वर्ग, ऊंचे वर्ग के लोग थे, उनसे भी उनका टकराव हुआ। क्योंकि दोनों को ही लगता था कि इस तरह तो उनकी हैसियत और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। अभिजात और फ्रांसीसी दोनों को लगता था। अब बाकायदा इन्होंने छात्र छात्राएं, सोचिए आप, छात्र छात्राओं ने 1920 में पार्टियां बना ली, राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल अपनी पार्टी बनाई उन्होंने। यंग अन्नान ऐसी पार्टियां बना ली, और वे अन्नानी स्टूडेंट, अन्नान के जो विद्यार्थी हैं, इस तरह की पत्रिका भी निकालने लगे। अब जो पाठशालाएं थी, जो उनकी स्कूल थे, वो बाकायदा राजनीति यानी कि पॉलिटिक और सांस्कृतिक, यानी कि उनका जो कल्चर है उसके संघर्ष का एरिया, अखाड़ा बन गया। शिक्षा जो नियंत्रण था, उसके माध्यम से फ्रांसीसी जो थे वियतनाम पर अपना कब्जा करना चाहते थे, और बहुत ज्यादा उस कब्जे को मजबूत करना चाहते थे कि शिक्षा के तौर पे हम शिक्षा से इनको कब्जे में करें। तो चाहते क्या थे कि जो जनता की वहां की तौर तरीके हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनका कल्चर है, उनके रवैये हैं, उसको बदलने का प्रयास कर रहे थे। और फ्रांसीसी सभ्यता को तो वैसे भी अच्छा मानते थे, और वियतनामियों को वैसे ही वो कमतर मानते थे। दूसरी ओर जो वियतनामी समझदार लोग थे, वियतनाम के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनको ये लगता था कि फ्रांसीसियों के शासन में वियतनाम अपना जो नियंत्रण है, अपना जो एक तरीके से, क्योंकि वियतनाम के लोग थे, वियतनाम अपना ही क्षेत्र खोता जा रहा है, क्षेत्र तो, जमीन तो खो ही रहा है, बल्कि अपनी पहचान भी गंवा रहा है, क्योंकि वियतनामी जो है वो फ्रांसीसी हो जाएंगे। चाइनीज उनसे सभ्यता वैसी भी खत्म हो रही थी, उन्होंने जो बांध रखी थी। तो इस तरीके से राजा प्रजा वाला भाव एक तरीके से आ रहा था कि देखो फ्रांसीसी जो गए राजा हो गए, हम लोग प्रजा हो गए, मतलब हम उनके, वो हमें राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमें, मतलब वो राजा की तरह बन रहे हैं, हम प्रजा की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो अब ये जो चीजें हैं ना, जो ये सब जो हमने बात की, वो उनके खिलाफ, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, उससे जो विरोध पनपा और स्वतंत्रता का जो एक भाव आया, हक हो गया कि हमें स्वतंत्रता का हक मिलना चाहिए, उस तरीके से संघर्ष शुरू हुआ। अब इसमें कुछ डेट्स हैं, उस हिसाब से कुछ तारीखें आपको समझनी पड़ेंगी कि 1802 में जो न्यूगुयेन राजवंश है, उसके अंदर राष्ट्रीय एकीकरण, यानी कि जो नेशनल यूनिफिकेशन है, उसके प्रतीक न्यूगेन आन की जो सम्राट है, उसके रूप में ताजपोशी होती है 1802 में।
1867 में कोचीन चाइना, जो दक्षिण है फ्रांस का उपनिवेश बन जाता है। और कोचीन चाइना 1887 में कोचीन चाइना हो गया, अन्नम, टोंकिन, कंबोडिया और उसके बाद लाओस भी। इसको मिलाकर अब जो शब्द आ रहा है इससे आप समझेंगे हम इंडो चाइना क्यों कहते हैं। ये इंडो चाइना यूनियन बना। इसमें क्या क्या थे ये देखिए, कोचीन चाइना, अन्नम और टोंकिन तो ये आपने यही हो गया वियतनाम के बाद, कंबोडिया उसके बाद में लाओस। 1930 में हो ची मिन, ये जो है हो ची मिन साहब है, ये वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। 1945 में वियत मिन जन विद्रोह शुरू करते हैं, मतलब ये साहब जो है जन विद्रोह शुरू करते हैं और बाओ दाई इनको गद्दी से हटा दिया जाता है। हो चिन मिन हनोई इसमें स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं 23 सितंबर को। हो चिन मिन यही साहब है जो कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई है। उसके बाद 1954 में दियन बियन फू, इसके मोर्चे पर फ्रांसीसी सेना अपने घुटने टेक देती। 1961 में जो कैनेडी है, जॉन एफ कैनेडी, ये दक्षिणी वियतनाम के लिए अमेरिकी सैनिक सहायता को बढ़ाने का एक निर्णय ले लेते, डिसीजन ले लेते। उसके बाद 1974 में पेरिस का शांति संधि होती है और 1975 30 अप्रैल को NLF, इसकी जो सैनिक टुकड़ियां हैं साइगॉन में आती हैं, दाखिल होती हैं और 1976 में वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना होती है। यानी कि 1945 के बाद 30 साल बाद 1976 वियतनाम गणराज्य बनता है। धन्यवाद। आगे देखेंगे अगले भाग में।